हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका सोनी मुंसरी। तो कल हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, यानी पहला पॉइंट है हाइपोथैलेमस। एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब देखिए कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होती है और इसके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। इस ग्लैंड को इस ग्लैंड को मास्टर ऑफ इस ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्ट्रो ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्ट्रो ग्लैंड कहा जाता है। कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्ट्रो ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि यह मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। क्या करती है? नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो देखिए, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्ट्रो ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करने का यानी कंट्रोल करने का क्या करती है? कार्य करती है। अब यदि इसकी पोजीशन की बात की जाए, यानी स्थिति की बात की जाए, यानी ये कहाँ पर उपस्थित होती है, तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो अगर मस्तिष्क के पश्च भाग में उपस्थित होती है। अगर मस्तिष्क के पश्च भाग में उपस्थित होती है। अगर मस्तिष्क के पश्च भाग में क्या होती है? उपस्थित होती है। यानी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड की स्थिति की बात की जाए तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड यानी जो ग्रंथि होती है वो अगर मस्तिष्क के पश्च भाग में उपस्थित होती है। अब देखिए, इस ग्लैंड के द्वारा, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है उसके द्वारा मुख्य रूप से दो हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है। मुख्य रूप से कितने हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है? दो हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है। नंबर एक है GHRH, नंबर दो है GHIH। GHRH की फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH यानी हाइपोथैलेमस के द्वारा मुख्य रूप से दो हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है, GHRH और GHIH। GHRH की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जबकि GHIH की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन तो हाइपोथैलेमस के द्वारा हम दो प्रकार के हार्मोनों के स्त्रावण की बात कर रहे हैं। पहला है GHRH, सेकंड है GHIH। GHRH की फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन।
जबकि सेकंड हमारा GHIH है, उसकी फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी का मीन होता है संदमक, यानी किसी भी कार्य का संदमन करना या फिर किसी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का क्या कर देना, संदमन कर देना। रिलीजिंग, यहाँ पे रिलीजिंग का जो मीन होता है वो क्या होता है, किसी भी ग्लैंड को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना, यानी ये संदमक के क्या करता है, विरुद्ध कार्य करता है। तो आगे हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहला हार्मोन कौन सा है अपना, GHRH। कौन सा है, GHRH, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो देखिए GHRH हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अब जैसे ही हाइपोथैलेमस के द्वारा GHRH हार्मोन का स्त्रावण किया जाएगा तो यह हाइपोथैलेमस से ब्लड की हेल्प से, जैसे ही हाइपोथैलेमस GHRH हार्मोन का स्त्रावण करेगी तो यह हार्मोन ब्लड की सहायता से, यानी रक्त की सहायता से, ब्लड की सहायता से पीयूष ग्रंथि में, किसमें पहुंच जाता है, पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटिटरी ग्लैंड में पहुंच जाता है। और प्यूटिटरी ग्लैंड को हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, ये उत्तेजित करता है। फिर से बोल रही हूँ, GHRH हार्मोन जैसे ही हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होगा तो ब्लड की सहायता से पीयूष ग्रंथि में पहुंच जाता है। और पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए, पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, जिसके कारण जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हार्मोनों का स्त्रावण प्रारंभ कर देती है। GHRH का कार्य क्या हो गया कि जैसे ही हाइपोथैलेमस के द्वारा यह हार्मोन स्रावित होगा तो यह ब्लड की सहायता से पीयूष ग्रंथि में पहुंच जाता है और पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, जिसके कारण पीयूष ग्रंथि क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और उसी के साथ हार्मोनों का स्त्रावण करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। तो नंबर 2 हार्मोन अपना कौन सा है, GHIH, GHIH, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी का मीन क्या है, संदमन, यानी किसी भी ग्लैंड के कार्य या उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का संदमन कर देना, यानी उसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जा रहे हैं उसका स्त्रावण बंद करवा देना। तो देखिए GHIH, यह हार्मोन भी किसके द्वारा स्रावित होगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा स्रावित होगा। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जैसे ही यह हार्मोन स्रावित होगा तो स्वयं वही बात लिखेंगे कि जैसे ही हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होगा तो ब्लड की सहायता से किस में पहुंचेगा, पीयूष ग्रंथि में पहुंचेगा। पीयूष ग्रंथि में जैसे ही ये पहुंचेगा तो पीयूष ग्रंथि के कार्यों का क्या कर देता है, ये संदमन कर देता है, यानी जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जा रहे थे उसका क्या कर देता है, ये संदमन कर देता है, जिसके कारण पीयूष ग्रंथि क्या कर देती है, हार्मोनों का स्त्रावण करना बंद कर देती है। तो ये थे हमारे 2 हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित किए जा रहे थे, GHRH, GHIH। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये क्या है, मास्टर ऑफ ग्लैंड, यानी जब ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करेगी, यानी उसके कार्य को कंट्रोल करेगी, तब मास्टर ग्लैंड आगे चल के क्या करेगी, अन्य ग्रंथियों के कार्यों का क्या करेगी, नियंत्रण करेगी। तो इसलिए हमें हाइपोथैलेमस सबसे पहले पढ़ना जरूरी था। तो नंबर 1 है अपनी वैसे एंडोक्राइन ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड, या फिर ये कह सकते हो कि अगली नेक्स्ट है अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी, प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि, पीयूष
ग्रंथि, या इसका दूसरा नाम भी है आउटू ग्रंथि। तो हमारी अगली एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? प्यूटिटरी ग्लैंड। हमारा यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, प्यूटिटरी ग्लैंड। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? आउटू ग्लैंड या आउटू ग्रंथि। तो देखिए पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड और ऑर्केस्ट्रा की लीडर भी कहा जाता है इसे। ऑर्केस्ट्रा की लीडर भी कहा जाता है, कहा जाता है। फिर से बोल रही हूँ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्या होती है भी? वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ध्यान में रखना कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी? पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटिटरी ग्लैंड। और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर ग्रंथि, जिसको हिंदी में बोलते हो आप यकृत ग्रंथि। तो हमारी बात क्या चल रही थी कि प्यूटिटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड और इसके अलावा इसे ऑर्केस्ट्रा की लीडर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि यह अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसके कार्यों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। क्या करेगी? कंट्रोल करने का कार्य करती है। कंट्रोल करने का कार्य करती है। ध्यान रखना कि प्यूटिटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड तथा ऑर्केस्ट्रा की लीडर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य जितनी भी एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसके कार्य को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने का क्या करती है? कार्य करती है। तो ये थी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में नॉर्मल सी बातें। आगे बात करते हैं इसकी पोजीशन की। क्या बात करते हैं? पोजीशन यानी स्थिति की। आगे बात करते हैं इसकी पोजीशन यानी स्थिति की, यानी ये कहाँ पर उपस्थित होती है। तो ध्यान रखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कपाल की स्फीनोइड अस्थि की, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फीनोइड अस्थि की सेला ट्रसिका नामक सेला ट्रसिका सेला ट्रसिका नामक गुहा, या फिर कह सकते हो आप खांच, खांच में लटकी हुई रहती है, लटकी हुई रहती है। तो पोजीशन की बात कर रहे थे, तो पीयूष ग्रंथि होती है वो कपाल की स्फीनोइड अस्थि की सेला ट्रसिका नामक गुहा यानी खांच में लटकी हुई रहती है। तथा यदि इसके कलर की बात की जाए तो यह पीयूष ग्रंथि
लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक कलर की तथा मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान दिखाई देती है, दाने के समान दिखाई देती है। तो देखिए पोजीशन की बात कर रहे थे, तो पीयूष ग्रंथि होती है वो कपाल की स्फिनोइड अस्थि की सेला ट्रसिका नामक गुहा या खांच में लटकी हुई रहती है, और यह जो ग्लैंड होती है वो लाइट पिंक कलर की यानी हल्के गुलाबी कलर की और मटर के दाने के समान दिखाई देती है। आगे बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ, अगली हेडिंग क्या है अपनी, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि की संरचना। हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की संरचना। हिंदी में क्या बोलेंगे, पीयूष ग्रंथि की संरचना। तो जो प्यूटिटरी ग्लैंड यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो निम्न दो लोब से मिलकर बनी होती है। सॉरी, आप दो लोब लिख सकते हो या फिर आप दो भागों से मिलकर बनी होती है ये भी लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, जो प्यूटिटरी ग्लैंड यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो दो लोब से मिलकर बनी होती है। कितनी लोब से मिलकर बनी होती है, दो लोब यानी दो पालियों, दो लोब यानी दो पालियों से मिलकर, दो पालियों से मिलकर बनी होती है, बनी होती है। तो जो प्यूटिटरी ग्लैंड है वो कितनी लोब से मिलकर बनी है, दो लोब से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बता देती हूँ, आगे पढ़ेंगे हम इनको विस्तार पूर्वक। क्या पढ़ेंगे इसको विस्तार पूर्वक यानी इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो डायग्राम के अंदर इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। ये है जी हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड, ठीक है। ये दो लोब से मिलकर बनी होती है। नंबर एक लोब होती है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको आप अगर पिंड या अगर पाली भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर पिंड, ठीक है। नंबर दो है अपनी न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसे पश्च पिंड भी हिंदी में आप बोल सकते हो, पश्च पिंड। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कितनी लोब से मिलकर बनी होती है यानी कितनी पालियों से मिलकर बनी होती है, दो पालियों से मिलकर बनी होती है। नंबर एक कौन सी अपनी एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर पिंड। नंबर दो है अपनी न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्च पिंड। तो ये जो अगर पिंड होता है वो भी निम्न भागों से मिलकर बना होता है, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस है वो निम्न पार्ट से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहला पार्ट है पार्श ट्यूबरेलिस, ट्यूबरेलिस, हिंदी में भी क्या लिखोगे, पार्श ट्यूबरेलिस। अगला सेकंड पार्ट है इसका पार्श इंटरमीडिया,
मीडिया। थर्ड पार्ट होता है जिसका पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। आप हिंदी में भी लिखोगे तो भी इसको क्या नाम लिखोगे, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। आगे डायग्राम के अंदर इसको पढ़ेंगे, तो पहले पॉइंट पढ़ने आपको जरूरी थे। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है वो भी निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। तो देखिए इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, नंबर बी है अपना पार्स नर्वोसा, नर्वोसा। सी नंबर पार्ट है अपना मीडियन एमिनेंस, मीडियन एमिनेंस, एमिनेंस। ठीक है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका तो आराम से ले सकते हो आप लोग। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड 2 लोब से मिलकर बनी होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रपिंड, और न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोलते हैं पश्चपिंड। अब जो अग्रपिंड यानी एडिनोहाइपोफाइसिस है वो निम्न भागों से मिलकर बनी होती है, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसकी जब हम डायग्राम लेके आएंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस भी निम्न पार्ट से मिलकर बना होता है, इनफंडिबुलम, पार्स नर्वोसा, मीडियन एमिनेंस। अब दिखाती हूँ आपकी इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। तो ये रही जी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर यानी पीयूष ग्रंथि की संरचना। यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में ये खराब हो जाएगी क्योंकि इधर उधर पढ़ेंगे, पेन वगैरह चलेगा तो ये खराब हो जाएगी। यदि आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है बनाने के लिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट। तो देखिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 लोब से मिलकर बनी होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात हम कर रहे थे कि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो लोब होती है आपस में मिलकर के क्या बनाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का निर्माण करती है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं, अग्रपिंड। न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं हम, पश्चपिंड। तो देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस सबसे पहले बात करेंगे, ये रहा एडिनोहाइपोफाइसिस, ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस। कौन सा पढ़ेंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो देखिए एडिनो जो हाइपोफाइसिस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% भाग बनाता है। कितना, 75%, यानी 75% भाग बनाता है। ठीक है। और इस एडिनो हाइपोफाइसिस की जो वॉल होती है यानी जो भित्ति है ये, वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल की बनी होती है। कौन सी सेल की, जर्मिनल एपिथेलियल सेल की बनी होती है। और यदि इस लोब को देखा जाए, यदि इस लोब को देखा जाए यानी एडिनो हाइपोफाइसिस वाली को, तो ये पिंक कलर की दिखाई देती है। कौन से कलर की, पिंक कलर की दिखाई देती है। तथा न्यूरोहाइपोफाइसिस की तुलना में क्या होती है, ये बड़ी होती है। फिर से बोल रही हूँ कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% भाग बनाती है, यानी 75% भाग बनाती है। और इसकी जो वॉल होती है वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल की बनी होती है। ठीक है। और यदि
सॉरी, ये जो लोब होती है, एडेनोहाइपोफाइसिस होती है, न्यूरोहाइपोफाइसिस की तुलना में क्या है, बड़ी है। और यदि इसका कलर की बात की जाए तो ये पिंक कलर यानी गुलाबी कलर की दिखाई देती है। अब देखिए, इस एडिनोहाइपोफाइसिस का निर्माण निम्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बन करती है: बेसोफिल, एसिडोफिल, एसिडोफिल, क्रोमोफिल, क्रोमोफिन या क्रोमोफिल। तो देखिए, बेसोफिल, एसिडोफिल और क्रोमोफिन ये सारी कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है, एडिनोहाइपोफाइसिस का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं को अभिरंजन के आधार पे बेसोफिल, एसिडोफिल और क्रोमोफिन में बांटा गया है। आगे मैं इनके बारे में बताऊंगी जब इस पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट पढ़ेंगे आगे, तब बताऊंगी ये कोशिकाएं क्या होती है। बस मेनली इतना पढ़ लीजिए कि अभिरंजन के आधार पे इन कोशिकाओं को बेसोफिल, एसिडोफिल और क्रोमोफिन में बांटा गया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% भाग एडिनोहाइपोफाइसिस ने बना दिया। और इसकी जो वॉल होती है वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल की बनी होती है, तथा बेसोफिल, एसिडोफिल और क्रोमोफिन कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, एडिनोहाइपोफाइसिस का निर्माण करती है। एडिनोहाइपोफाइसिस का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यहाँ तक आपने अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है वो निम्न 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, निम्न 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस निम्न 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है: पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरेलिस। तो देखिए, पार्स डिस्टेलिस, जो पार्स डिस्टेलिस होता है वो एडिनोहाइपोफाइसिस का मेन पार्ट यानी मुख्य भाग होता है। फिर से बोल रही हूँ, पार्स डिस्टेलिस होता है वो एडिनोहाइपोफाइसिस का मुख्य भाग होता है, और यह एडिनोहाइपोफाइसिस का अधिकांश भाग बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि पार्स डिस्टेलिस अन्य दोनों पार्ट की तुलना में क्या है, बड़ा है, और ये एडिनोहाइपोफाइसिस का क्या बनाता है, अधिकांश भाग बनाने का कार्य करता है। अब आगे देखिए कि पार्स डिस्टेलिस होता है वो आगे की ओर बढ़कर, ये पार्स डिस्टेलिस है, आगे की ओर बढ़ करके क्या बनाता है, पार्स ट्यूबरेलिस का निर्माण करता है। यानी जो पार्स डिस्टेलिस है वो आगे की ओर बढ़ के क्या बनाता है, पार्स ट्यूबरेलिस बनाता है, आगे की ओर यानी हाइपोथैलेमस की ओर वृद्धि करके। फिर से बोल रही हूँ कि पार्स डिस्टेलिस हाइपोथैलेमस की ओर वृद्धि करके क्या बनाता है, पार्स ट्यूबरेलिस बनाता है, पार्स ट्यूबरेलिस बनाता है, जो कि ये इनफंडिबुलम, इस इनफंडिबुलम के चारों ओर एक कॉलर के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक कॉलर के रूप में पाया जाता है। तो पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरेलिस की बात हमने कर ली है। आगे अगला पार्ट हमारा कौन सा, एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्स इंटरमीडिया बच गया। देखिए, पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरेलिस के बीच का पार्ट, ध्यान से सुनिए कि पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरेलिस के बीच का पार्ट क्या कहलाएगा, पार्स इंटरमीडिया कहलाता है। या फिर इस प्रकार बोल सकते हो कि पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरेलिस के बीच में एक छोटा सा और असंवहनीय क्षेत्र पाया जाता है, एक छोटा सा असंवहनीय क्षेत्र पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया कहा जाता है। ध्यान में रखना कि पार्स इंटरमीडिया, कुछ एक जंतु ऐसे होते हैं जिनमें पार्स इंटरमीडिया नहीं पाया जाता, जैसे पक्षी हो गए, व्हेल मछली हो गई, व्हेल मछली, और इसके अलावा हाथी। ध्यान में रखना ये अपवाद है, पक्षी, व्हेल मछली, हाथी के अंदर पार्स इंटरमीडिया नहीं पाया जाता।
तो एडिनो हाइपोफाइसिस हम लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की। किसकी? न्यूरो हाइपोफाइसिस की। न्यूरो हाइपोफाइसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपस्थ पिंड। तो देखिए, यह प्यूटिटरी ग्लैंड का 25% भाग बनाता है। किसी भी पार्ट की बात करते हैं तो वो को टोटल कितना होता है? 100% होता है। तो 75% भाग किसने बना दिया प्यूटिटरी ग्लैंड का? एडिनो हाइपोफाइसिस ने। टोटल कितना बचा? 25% भाग बचा, जो किसने बना दिया? न्यूरो हाइपोफाइसिस ने। यानी जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होती है वो पीयूष ग्रंथि का 25% भाग बनाने का क्या करती है? कार्य करती है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस होती है वो एडिनो हाइपोफाइसिस की तुलना में क्या होती है? छोटी और श्वेत रंग की दिखाई देती है। ध्यान से सुनिए कि न्यूरो हाइपोफाइसिस एडिनो हाइपोफाइसिस की तुलना में छोटी और क्या होती है? ये श्वेत रंग की दिखाई देती है। कौन से रंग की दिखाई देती है? यह श्वेत रंग की दिखाई देती है। इस न्यूरो हाइपोफाइसिस का निर्माण माइलिन रहित तंत्रिका तंतुओं और बेसल कोशिकाओं से मिलकर होता है। अब देखिए, न्यूरॉन तो आप तो जानते ही हो। माइलिन क्या है? माइलिन एक प्रोटीन आवरण है जो कि नर्व के चारों ओर पाया जाता है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइलिन रहित तंत्रिका तंतुओं तथा आधारीय कोशिका के द्वारा होता है। ध्यान रखना कि न्यूरो हाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का 25% भाग बनाती है और इसका जो निर्माण होता है वो माइलिन रहित तंत्रिका तंतुओं तथा आधारीय कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है। अब देखिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा किसी भी प्रकार के हार्मोनों का संश्लेषण नहीं किया जाता। ध्यान से सुनिए, ये इसका मेन पॉइंट है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण नहीं किया जाता। यह क्या करती है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं, ध्यान से सुनिए कि न्यूरो हाइपोफाइसिस किसी भी हार्मोन का संश्लेषण नहीं करती। यह हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं उनको संचय करके रखती है, प्लस उनको रिलीज करने का क्या करती है? कार्य करती है। यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस किसी भी प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण नहीं करती। ये क्या करती है कि ये जो हाइपोथैलेमस हार्मोन स्त्रावित कर रही है उनका संचय करती है, प्लस उनको रिलीज करने का क्या करती है? कार्य करती है। इसलिए न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोनों को न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोनों को क्या बोल सकते हैं? न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोल सकते हैं? न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। जबकि इस न्यूरो हाइपोफाइसिस लोब को न्यूरो हिमल अंग कहा जाता है। क्या बोल सकते हैं इसे? न्यूरो हिमल अंग। इसे क्या बोलते हैं? न्यूरो हिमल अंग कहा जाता है। इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा उसको न्यूरो हार्मोन कहा जाएगा, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं? न्यूरो हिमल अंग कहा जाता है। अब देखिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। न्यूरो हाइपोफाइसिस कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? इनफंडिबुलम, पार्स नरोसा, मीडियन एमिनेंस।
तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो देखिए पार्श्व नर्वोसा क्या होता है। पार्श्व नर्वोसा क्या होता है। पार्श्व नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस का मुख्य भाग होता है। पार्श्व नर्वोसा क्या होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मुख्य भाग होता है, और जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस का अधिकांश भाग बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि पार्श्व नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस का अधिकांश भाग बनाने का कार्य करता है, और यह इसका क्या होता है, मुख्य भाग होता है। तो नंबर 1 पार्श्व नर्वोसा की बात हो गई। आगे बात करते हैं इनफंडीबुलम की। इनफंडीबुलम क्या होता है। एक स्टाक के समान संरचना होती है, जैसे ये वरंत होता है, आप पढ़ते हो वरंत, वरंत जानते हो सभी लोग। एक वरंत नुमा संरचना होती है जिसको इनफंडीबुलम नाम देते हैं। इस इनफंडीबुलम के द्वारा जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है वो हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी हुई रहती है। फिर से बोल रही हूँ, इस इनफंडीबुलम के द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है, वो हाइपोथैलेमस के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। लास्ट कौन सा बच गया हमारा, एमिनेंस वाला बच गया। एमिनेंस वाला बच गया। तो देखिए एमिनेंस क्या होता है। ऑप्टिक किएज्मा, ऑप्टिक किएज्मा के पीछे, ऑप्टिक किएज्मा के इसके ठीक पीछे, यानी ये संरचना है इसके पीछे की ओर, ठीक है। ऑप्टिक किएज्मा के ठीक पीछे की ओर हाइपोथैलेमस का फूला हुआ भाग एमिनेंस कहलाता है। ध्यान में रखना कि ऑप्टिक किएज्मा के ठीक पीछे हाइपोथैलेमस का फूला हुआ भाग एमिनेंस कहलाता है। अब यहाँ तक हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर थी